खाली पर्स के साथ इलाज। बेबीलोन शहर बहुत ही समृद्ध था। इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता है। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रु को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे, तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। चूंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते हैं कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होना चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फॉर्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाए, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला न सिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दे, तो मैं उन्हें खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मैंने इन 7 इलाजों से इसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे।
अरकाद एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था जहां पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अरकाद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अरकाद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था, और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सके। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहे। इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह से सीख ले ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सके। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सके। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक कि वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचारमग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूं और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूं। मैंने भी यही से शुरुआत की थी, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अरकाद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीद कर उन्हें जिबा करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वाले को बेचता हूँ। चूंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अरकाद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अरकाद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है? इस पर भी वे सहमत हो गए। फिर अरकाद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकाद ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उससे एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकाद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहरा कर अरकाद को दिखाया। अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकाले। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलीजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन में न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है,
मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया, तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ, जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतना ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था, लगभग लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोजमर्रा की तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीजें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीजें जल्दी ही चली जाती है और भुला दी जाती है। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं, उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं, उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वह कल मुझे बता दे। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है, तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सबके। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे, जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सही नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है, वहां पर खरपतवार उगाती है। उसी तरह जहां भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है, वहां इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती है। इच्छाएं असीमित होती है, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना ले कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख ले। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीजों को हटा दे और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान ले जो संतुष्ट नहीं होगी। उनका अफसोस न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना ले। उस 10वें हिस्से को छुए भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इससे अपनी प्रबल इच्छा बना ले जो संतुष्ट हो रही है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं।
इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है। इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूं, जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं और किन चीजों के लिए कर सकता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर अरकाद ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान ले कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए, तो वह इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वो इसमें रत्न, कालीन और सोने की भरी सिल्लियां शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीजों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह भी आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सके। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मसाल की तरह आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं। यह उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सके तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले अग्गर को कर्ज दिया। वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। चूंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी, इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अगर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था, जब उसकी ढालें बिक जाती थी तो वह अपना कर्ज तो चुकाता ही था, उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पर्स में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है। अगर को मैंने जो कर्ज दिया था वो लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं बहुत सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनसे हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें।
जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है। जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे, एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। चूंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा न करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकाद ने चौथे दिन अपनी कक्षा में कहा, दुर्भाग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें, तभी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे। जिसके भी पास धन होता है, उसके सामने बहुत से प्रलोभन आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है। अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना पूरा मूलधन भी गंवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने की सामर्थ्य है। यह भी देख ले कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में न दे रहे हो। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरे के बारे में जान लें। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था। 1 साल तक मैंने मेहनत से जो पैसा बचाया था उसे मैंने अजमर नामक ईंट बनाने वाले को दे दिया था, जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था। वह इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। हमारी योजना यह थी कि हम उन रत्नों को ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। फिनिशियंस बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्नों के बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई थी। आज मेरे पास इतना ज्ञान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूंगा कि रत्न खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं अपने अनुभव की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूँ, अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी का ऐसी जगह पर निवेश न करें जहां उसके डूबने का खतरा हो। बेहतर यह है कि आप धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है। हो सकता है यह सलाह उतनी ही मूल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं। सच तो यह है कि अगर यह सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे।
जहां आप जब चाहें इसे दोबारा वापस पा सके और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें। असुरक्षित निवेशों से अपने धन की बुद्धिमत्ता पूर्वक रक्षा करें। 5वां इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अरकाद ने अपनी कक्षा को 5वां सबक सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। बहरहाल, अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए 9 हिस्से में से कुछ भी बचा सके और उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बेबीलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकानों में रहते हैं। हालांकि उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता है। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। अक्सर उनके मकानों में बाग बगीचे के लिए जगह नहीं होती है। उनकी पत्नियां पेड़ पौधे नहीं लगा पाती हैं, जिनसे हर औरत को खुशी मिलती है। उन मकानों में बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वे गंदी गलियों में खेलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह न हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सके और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सके बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सके। अपने पेड़ों के अंजीर और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है। अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करता है। इसलिए मैं यह सलाह देता हूं कि हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए, जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। अपने घर का मालिक बनना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस व्यक्ति में भी इच्छा शक्ति हो वह ऐसा कर सकता है। हमारे महान सम्राट ने बेबीलोन की दीवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है, जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। आप ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को पैसे देने के लिए उधार ले सकते हैं, बशर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाएं और यह विश्वास दिला सके कि आप कर्ज चुका सकते हैं। तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलौता खर्च यह होगा कि आपको सम्राट को टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके कपड़े धोने के लिए ज्यादा बार नदी तक जाएंगी, ताकि हर बार लौटते समय वो पौधों में डालने के लिए एक वसक पानी ला सके। इस तरह गृह स्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है, जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता रहे। यह खाली पर्स का 5वां इलाज है, अपने घर के मालिक बने। 6वां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकाद ने अपनी कक्षा को 6वें दिन संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है, जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास न बुला लें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेना चाहिए कि अगर वो इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनाना चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहे और जरूरत के समय काम आए, जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित कर सकता है। वह अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है, परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो, अंत में चोर उसे लूट कर ले जाएंगे। इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता हूँ। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो, तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास
छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। मैं अंसान नाम के मोची को जानता हूँ। कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि 8 साल से हर सप्ताह वह साहूकार के पास चांदी के 2 सिक्के जमा कर रहा है। साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थी वे हर 4 साल में 25% ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के 1040 सिक्कों में बदल गई है। मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के 2 सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार उसे चांदी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ। मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजना बनाएंगे। इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि में एक अच्छी रकम मृत सदस्य के परिवार को दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूं, परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है। इस तरह की योजना को सम्राट के सिंहासन की तरफ स्थिर होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और यह बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं, इसलिए हमें अपने संसाधन का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूं कि वे अच्छी तरह सोचकर समझदारीपूर्ण तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर ले, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का छठवां इलाज यह है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ले। 7वां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अर्काद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ, परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूंगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीजों के बारे में बातें करूंगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती है। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए, कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीनों में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होना चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वो इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है। पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि,
जब तक कि इंसान सीख कर ज्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज्यादा या बहुत जटिल हो या ऐसी हो जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो, तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नवीस था और हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मृदा पत्र पर लिखता था, तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया कि मैं भी उनके जितना काम करूंगा। उनके ज्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने मृदा पत्रों पर लिखता था, बहुत कम लोग उससे ज्यादा लिख सकते थे। जल्दी ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है, हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है, उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सके। मनुष्यों की स्थितियां हमेशा बदलती और सुधरती रहती है, क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योजनाएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सके, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से यह आग्रह करता हूं कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर न रहें, क्योंकि स्थिर खड़े रहने पर वे पीछे रह जाएंगे। बहुत सी चीजें इंसान की जिंदगी को लाभकारी अनुभव से समृद्ध बनाती है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे नीचे दिए गए काम करना चाहिए। उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुका देना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खरीदना चाहिए जिनका वह भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रखें और अच्छी बातें कहें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला ले तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करना चाहिए। उसे अपने प्रियजनों के प्रति विचार पूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो खाली पर्स के 7 इलाज ये हैं जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सके, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत में सहभागी बन सके।